हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है भाभी ने लगाई घमंडी ननद की अकल ठिकाने। साशी करता हुआ विनोद घर में घुसे तो देखा कि साशी घर में नहीं थी और उसकी मांग लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चलकर गीले कपड़े सुखाने में लगी हुई थी। आज वो जल्दी घर आ गया था और साशी घर पर नहीं थी। विनोद का पारा हाई हो गया और उसने जल्दी से साशी को फोन लगाया। कहाँ हो साशी? साशी ने कहा वो बाहर है और थोड़ी देर में ही घर आ रही है। इतने में विनोद ने माँ को बैठाकर सारा काम खुद किया। आधे घंटे में साशी हंसते हुए एक कार से उतरते दिखाई दी। उसकी आवाज़ आ रही थी, ओके बाय, अच्छा रहा आज का, फिर दोबारा से प्लानिंग करते हैं। साशी अंदर आई तो विनोद उस पर फट पड़ा। साशी, ये कौन सी तमीज़ है? मुझे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? और कार में कौन था? साशी ने कहा, वो मेरा कैलिफोर्निया वाले फ्रेंड हैं। वो इंडिया वापस आई है तो उसी से मिलने गई थी। विनोद जोर से बोला। माँ को अकेला छोड़कर? अरे जाना ही था तो माँ पर काम छोड़कर क्यों गई? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हें। अपनी किटी और सहेलियों से फुर्सत ही नहीं होती। साशी भी जोर से चिल्लाकर बोली। विनोद, मुझ पर चीखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से काम करती है। मैं इन्हें कोई काम कहकर नहीं गई और मेरी भी जिंदगी है। मैं हर वक्त सिर्फ घर में गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। दोनों की ये गर्मा गर्मी देखकर विनोद की माँ सावित्री जी ने कहा, अरे बेटा, ये तो मेरा इतना ख्याल रखती है, तुम इसके पीछे मत पड़। मैं अपने मन से ही काम करती हूँ और ये अभी आई है, मैं अभी चाय बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। सावित्री जी बात खत्म करने को दोनों को शांत कर किचन में चाय बनाने चली गई। विनोद बाहर चुपचाप बैठा रहा। घर की शांति का ख्याल रखते रखते साशी उसके बस से बाहर हो चुकी थी। साशी ने अंदर आकर अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। अरे साशी, बेटा कैसी है मेरी बच्ची? इसके बाद सासी ने सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहा, माँ, क्या मैं कहीं जा भी नहीं सकती? क्या मुझे हर वक्त घर में बंद रहना पड़ेगा? काम करके ही तो गई थी। पूरे दिन सास और ननद का ख्याल रखती हूँ, सब मुझ पर हुक्म चलाते हैं। माँ ने कहा, बेटा, बस पति मुट्ठी में होना चाहिए। सास का क्या है? और हमने तुझे वहाँ उनकी गुलामी करने थोड़े भेजा है। देख, विनोद कुछ भी बोले, लेकिन इन लोगों को अपने काम खुद करने दे। किचन में खड़ी सावित्री जी उन दिन को याद करने लगी जब वो साशी को अपने बेटे विनोद की दुल्हन बनाकर घर लाई थी। उनके दो ही बच्चे थे। एक बेटी थी जिसका कॉलेज चल रहा था। विनोद के सामने तो साशी खुद काम करने का दिखावा करती और उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने बैठ जाती थी और घर के काम ननद और सास पर डाल देती थी। लेकिन माँ और बहन ने कभी शिकायत नहीं की। बर्तन सफाई वाली विनोद ने लगा दी थी, मगर बाकी के काम वो ननद और सास से करवाती थी। ननद से कहती, अरे मीता, काम करने से आदत बनी रहती है, ससुराल की तैयारी हो जाएगी। तुम्हारी भी 1 साल में तो वहाँ कैसे करोगी? अभी से सब सीख लो। शादी के शुरू में तो ननद और मीता ने साशी को पलकों पर बिठा लिया, लेकिन इसके बाद साशी ने उतरने का नाम ही ना लिया। घर संभालना किसे कहते हैं ये उसे पता ही नहीं था। उसे तो बस अपनी किटी और सहेलियों के साथ घूमने फिरने से मतलब था। घर की हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ को बताती थी और उसकी माँ भी उसे कुछ ना करने को ही कहती। एक तरह से साशी एक बिगड़ी हुई लड़की ही तो थी। बाद में विनोद ने नोटिस किया तो उसने कहा, माँ, साशी से घर के काम क्यों नहीं करवाती हो? अरे ये घर की बहू है, उसे अब अपना घर संभालना चाहिए। मीता तो शादी करके चली जाएगी, तब भी तो यही करेगी। लेकिन जब भी सावित्री जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज़ लगाती तो साशी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। सावित्री जी कहती कि अभी बचपना है बेटा इसमें,
ये सोचकर सावित्री जी भी शुरू में उसे ज़्यादा काम करने को नहीं कहती थी। 1 साल पहले ही मीता की शादी कर दी गई। उसके बाद तो सारा ही काम सावित्री जी पर आ गया। धीरे धीरे 1 साल हुआ और फिर भी साशी ने घर का कोई काम ठीक से करना शुरू नहीं किया। तो सावित्री जी ने उसे समझाना भी चाहा और कहा, देखो बेटा, अब अपने मायके और सहेलियों को छोड़ो और ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। देखो, वो भी तो अपना घर संभालती होंगी। सावित्री के इतना समझाने पर तो साक्षी ने घर ही सिर पर उठा लिया। बोली, सास तो माँ जैसी होती है, लेकिन ये तो मुझे गुलाम बनाकर लाई है। मेरे घर में मेरी भाभी का मेरी माँ कितना ख्याल रखती है। उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ यहाँ ऐसा हो रहा है तो वो यहीं आ जाएंगी। साशी एक तरफ से धमकी दे रही थी। इस बात पर विनोद और साशी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। घर में दरवाजे गूंजने लगी और घर से बाहर जाने लगी। फिर भी उसके बाद सावित्री जी ने साशी कभी कुछ कहा ही नहीं। साशी पूरा दिन भर घर में अपनी मर्जी मुताबिक रहती। जब मन होता तो काम करती, नहीं तो सावित्री जी ही काम में जुटी रहती। विनोद को दिखाने के लिए खाने बनाने का काम शाम को करती थी। आज साशी अपनी सहेली का फ़ोन यही दोपहर में घर से निकल गई, ये सोचकर कि विनोद के आने से पहले ही आ जाएगी। मगर आज विनोद जल्दी घर आ गया था और अपनी माँ को इस तरह काम करते देख भड़क उठा। अब माँ चाय बना रही थी और साशी अंदर अपनी माँ से बुराई कर रही थी। लेकिन आज विनोद ने ठान लिया कि अब इस शांति की खातिर और चुप नहीं रहेगा और इसको सबक सिखाएगा। उधर साक्षी की माँ ने कहा, बेटा, तू ऐसा कर, रक्षाबंधन पर 10 दिन के लिए घर आ जा, मन भी बहल जाएगा तेरा। तो साशी ने कहा, मम्मी कैसे आऊँगी? ये विनोद आने ही नहीं देंगे, कहेंगे कि माँ बीमार रहती है, जाकर क्या करेगी? तो उसकी माँ ने कहा, अरे वैसे कैसे, त्योहार पर तो भेजना ही पड़ेगा, मैं बात करूँगी, देखूंगी कैसे मना करता है। तू और भाभी मिलकर शॉपिंग करना। साशी ने कहा, माँ भाभी भी तो मायके जाएगी ना? तो साशी की माँ ने कहा, अरे इस बार नहीं जाएगी, मैंने मना कर दिया, इतने काम कौन करेगा त्योहार पर। साक्षी भी, देखो माँ, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है भाभी के साथ, मगर यहाँ तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाया जाता है। साशी की माँ ने थोड़ी देर और उसको उल्टी बातें सिखाई और फ़ोन काट दिया। तभी अचानक आंगन से उसकी सावित्री जी के चीखने की आवाज़ आई। विनोद भागकर कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसकी माँ सावित्री जी फिसल कर गिर गई थी और उनसे भी उठा नहीं जा रहा था। विनोद ने ज़ोर से दहाड़कर साशी को आवाज़ दी तो वह मुंह बनाते हुए आई। तुम्हें माँ की आवाज़ नहीं आई क्या, जो अनसुना करके फ़ोन पर माँ के साथ बात करने में लगी हो? चलो माँ को उठाने में मदद करो। दोनों सावित्री जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गए। सावित्री जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था और पैर में सूजन आ गई थी। विनोद उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माँ को कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। पैर को जितना आराम देंगी उतना जल्दी ठीक होगा। इसके बाद सावित्री जी घर आ गई। विनोद ने घर आकर सख्ती से कहा, साशी, डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह तक बिस्तर से उठने को भी मना किया है, इसीलिए तुम्हें ही माँ का ख्याल रखना है। ध्यान रखना कि वो पैर पर जोर ना दे। विनोद ने साशी को इतनी हिदायत दी तो वो उस समय चुप रह गई, लेकिन इतना काम वो करना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा, क्या बताऊँ माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है, सारा दिन काम करते करते निकल जाता है, बुरी तरह थक जाती हूँ। पूरे 3 दिन हो गए, जाने ये बिस्तर से कब उठेंगी। सासी की माँ बोली, बेटी, कहीं तेरी सास तुझसे काम करवाने के लिए नाटक करके बिस्तर पर तो नहीं पड़ गई है? देख, तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है।
बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। साशी ने कहा। हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हो। आपको पता है, मेरी सारी सहेलियाँ मिलकर घूमने जा रही हैं, बस मैं ही नहीं जा पा रही हूँ। गिनती विनोद पीछे पड़ जाएंगे। माँ ने कहा। अरे थोड़ा बाहर जाएगी तो मन अच्छा होगा। जा, चली जा, और विनोद जी के आने से पहले वापस आ जाना। सास को घर में अकेली बिस्तर पर छोड़कर साशी सहेलियों के साथ चली गई। उसने सोचा था कि विनोद को आने में तो बहुत वक्त लगेगा। विनोद को याद आया कि आज तो माँ को डॉक्टर को दिखाने के जाना है, तो वो जल्दी घर आ गया। विनोद जब घर आया तो देखा कि उसकी माँ लंगड़ाकर एक पैर से ही चलकर किचन की तरफ जा रही थी। विनोद देखकर जोर से बोल पड़ा। माँ, ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया है। माँ ने कहा। अरे मुझे लगा किचन में बिल्ली है तो देखने आई। देख, किचन का दरवाज़ा खुला भी है। तो विनोद ने कहा कि साशी को बुलाती ना, खुद क्यों आई? माँ को धीरे धीरे वो वापस कमरे तक ले जाने लगा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। साशी आती हुई दिखाई दी। सामने विनोद को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। विनोद ने दहाड़कर पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो साशी बोली, मैं थोड़ा सा सहेलियों के साथ गई थी। इतना सुनते ही विनोद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, लापरवाही की भी हद होती है। मैं अभी आया तो माँ को किचन में जाते देखा। उनकी उठने की हालत नहीं है और ये किचन का दरवाज़ा खुला पड़ा है जिसे तुम खुला छोड़कर गई। माँ इसके कारण उठ कर आई। साशी थप्पड़ से बिलबिला गई थी और गाल पर हाथ रखे गुस्से से विनोद को देख रही थी। उसकी बात काटकर बोली, मैं कुछ देर के लिए गई थी, भाग नहीं गई थी। और तुम्हारी माँ कोई बच्ची नहीं है। इस बुढ़िया की ठेकेदार नहीं हूँ मैं। ये सुनकर विनोद से रहा नहीं गया और उसने एक और तमाचा साशी के गाल पर जड़ दिया। साशी रोते हुए कमरे में गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन पीछे से विनोद ने आकर फ़ोन छीनकर कहा, साशी तुम अपना घर अपने हाथों से बिगाड़ रही हो। हाँ, मुझसे गुस्से में हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हें माँ को छोड़कर जाने से पहले क्या मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? साशी ने कहा। विनोद, आज तुमने मुझ पर 2 बार हाथ उठाया है। मैं नौकर नहीं हूँ इस घर में कि तुम लोग मेरे साथ जुल्म करोगे। मैं माँ से इसकी शिकायत करूँगी। विनोद ने कहा। तुम हर बात माँ को बताती हो, वो घर बिगाड़ रही है तुम्हारा। ज़रा आंखें खोलकर देखो और घर को संभाल लो। मीता भी तो अपना घर संभालती है, कभी उसको देखा है क्या माँ को हर बात पर फ़ोन करते हुए? लेकिन सासी उबलती हुई बोली, इस पर हाथ उठाने की सज़ा तो तुम्हें दिलवा कर रहूँगी। आंखों में आंसू लिए साशी बोली और पैर पटकते हुए पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। विनोद ने आवाज़ दी, पूछा भी कि कहाँ जा रही है, मगर उसने कुछ ना कहा और ऑटो में बैठकर निकल गई। विनोद ने सोचा कि गुस्से में गई है, 1-2 दिन में शांत होकर वापस आ जाएगी। इधर सावित्री जी ने विनोद से कहा, बेटा क्यों जाने दिया बहू को? नहीं, कितना अपशकुन होता है बहू का ऐसे चले जाना। अरे बुला ले उसे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विनोद ने कहा, उसे जो करना है करने दो, आप डॉक्टर के यहाँ चलो। उधर साशी जैसे ही घर पहुंची तो सबके उसे अचानक घर में देखकर होश उड़ गए। वो रोते हुए माँ से लिपट गई। उसकी भाभी वैशाली भी पूछती रही। उसकी माँ बोली, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को? इनकी तो पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तू चिंता मत कर बेटा। वैशाली अपनी दीदी को कुछ खिलाओ, देखो क्या हाल हो गया है इसका। वैशाली उसके लिए चाय नाश्ता बनाने किचन में चली गई। रात को ऑफिस से साशी का भाई पंकज और उसके पिता घर आए तो साशी को घर में देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, राखी के लिए आई होगी ना बेटा? लेकिन उसकी माँ ने सारी कहानी नमक मिर्च लगाकर बताई तो पंकज बोला, फिर भी माँ इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी?
कम से कम विनोद से तो बात कर लेती। क्या पता कि गलती किसकी है। साक्षी के पिता अशोक जी ने भी कहा, अरे कुछ दिन शांति हो जाएगी तो भेज देना वापस। ऐसे अच्छा नहीं होता है बेटी का लड़कर मायके आ जाना। माँ ने कहा, जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। विशाली अपनी ननद का ख्याल रखना, इतना काम करती है ससुराल में, यहाँ आराम करने देना। क्या हाल कर दिया है इसका। विशाली ने भी हाँ जी कहकर सिर हिला दिया। एक दिन बाद विशाली साक्षी से पूछना चाहा, दीदी ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो एक दिन आना पड़ा। मतलब जीजाजी ने क्या किया। साक्षी ये सुनकर रोते रोते शुरू ही हो गई। भाभी ऐसी सास तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। मेरे पति को तो सास ने बस में कर रखा है। रोज ऑफिस से आकर मुझसे लड़ते हैं। अब तो मेरे साथ मारपीट भी करने लगे हैं। उनकी माँ उनके सामने काम करके दिखाती है और उनका ख्याल ना रखने का इल्ज़ाम मुझ पर आता है। विशाली ने समझने की कोशिश की। दीदी रिश्तों में बातें याद नहीं रखी जाती हैं। गुजारिश हो तो अब भी जीजाजी से बात कीजिए आप। लेकिन साक्षी उल्टे उस पर ही चिल्लाने लगी। अरे विशाली, आपको क्या लगता है मैं अपना घर तोड़कर आई हूँ। जब वही मुझे समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं। आप देखिए मेरी माँ और भाई आपको कितना चाहते हैं। विशाली ने कहा, दीदी रिश्ते में झुकना पड़ता है, यहाँ भी ऐसा ही है, तभी रिश्ते चल रहे हैं। साक्षी ने फिर उल्टा सुनाकर कहा, और कितना झुकूं भाभी। वह मेरी सास मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है पता तो तब चलता है। तुम्हें क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। इस बार वैशाली चुप रह गई। वह समझ चुकी थी कि समझाने से भी बात ना बनेगी। साक्षी की माँ ने अगले दिन कहा, सुनिए जी, आज आप पुलिस स्टेशन चले जाइए। विनोद के खिलाफ दहेज की शिकायत कर दीजिए। इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। आखिर मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। अशोक जी ने कहा, अरे पागल हो क्या, क्यों घर की इज्जत को उछालने पर तुली हो। विनोद जी को ऐसे ही बुलाकर बात कर लो। पंकज ने भी यही कहा, लेकिन साक्षी की माँ तैयार ही ना हुई। साक्षी दिन भर टीवी देखती या फिर सहेलियों को अपने ससुराल की बातें फोन पर बताती। शॉपिंग और घूमना, सारा दिन इसमें ही बिजी रहती थी। पंकज ये सब देखकर परेशान था। उससे विशाली ने कहा, पंकज क्यों ना हम जीजाजी को कहीं बाहर बुला लें और बात करें, सच्चाई क्या है तभी पता चलेगा। पंकज इस बात पर राजी हो गया। इसने विनोद को कहीं बाहर बुला लिया और विशाली भी साथ चली गई। विनोद ने सारी बातें बताई कि कैसे साक्षी उसकी बूढ़ी बीमार माँ से दिन भर काम करवाती है, घर कोई ख्याल नहीं रखती और सासू माँ से पूरा दिन फोन पर बुराई करती रहती है। उसने बताया कि विशाली उसकी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा शॉपिंग और सहेलियों संग घूमने में खर्च करती है। कुछ कहो तो ताने मारती है कि तुम मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। ये सब सुनकर पंकज और विशाली दंग रह गए। सच्चाई तो कुछ और ही निकली थी। विनोद ने कहा, मैं भी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, मगर बिना बताए घर से बाहर घूमना, माँ का ख्याल ना रखना, पंकज मैं सह नहीं पाया ये सब। तुम ही बताओ, अगर वैशाली भाभी ऐसा करे तो क्या सास माँ बर्दाश्त करेगी। पंकज सारा माजरा समझ गया था। वो दोनों विनोद को समझकर घर आ गए, लेकिन विशाली ने सोच लिया कि दीदी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपनी गलती को आईने में उन्हें दिखाना ही होगा। इस सब में पंकज ने उनका साथ देने का वायदा किया था। धीरे धीरे वैशाली ने साक्षी से काम को कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, दीदी मैं भी थक जाती हूँ, ऊपर से सबकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है, आप कुछ मदद किया कीजिए। साक्षी को गुस्सा आने लगा। उसने माँ के कान भरने शुरू कर दिए। साक्षी ने कहा, माँ कहीं विशाली ये तो नहीं सोच रही कि मैं जायदाद में अपना हिस्सा ले लूँगी। माँ ने कहा, अरे सोचने दे उसको, तेरा ही तो है सब। साक्षी ने जल्दी से माँ के साथ मिलकर तलाक के पेपर बनवा लिए और विनोद के घर भेज दिए।
विनोद ने पंकज को फोन कर बताया तो पंकज हैरान रह गया। घर विशाली और पंकज ने इसका विरोध किया और साक्षी को समझाया भी, लेकिन उसने सुना ही नहीं और अपनी बात पर डटी रही। इधर साक्षी ने विशाली से बदला लेने का सोचा और उसके बाथरूम में आने से पहले वहां तेल गिरा दिया। विशाली को नहाने जाना था मगर उसे थोड़ा देर हो गई। साक्षी की माँ विशाली से पहले बाथरूम में चली गई। कुछ देर में बाथरूम से चीखने की आवाज़ आई तो सब भागे। पंकज ने ज़मीन पर गिरी अपनी माँ को उठाया और बिस्तर पर लटा दिया। पंकज ने कहा, बाथरूम में तेल किसने डाला? मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ। विशाली को याद आया कि अगर माँ से पहले वो नहाने चली जाती तो वही गिरती। इसका मतलब तेल इसके लिए डाला गया था। अब उसे साक्षी पर शक हुआ, लेकिन उसके मुंह से ये बात कैसे निकलवाती? साक्षी पूरा दिन अपनी माँ के पास बैठकर विशाली पर हुक्म चलाती और उनके कान भरती रहती। माँ को काफ़ी चोट आई थी, बल्कि एक पैर में हल्का फ्रैक्चर भी था। इस कारण सारी सेवा विशाली ही कर रही थी। साक्षी को कुछ ना करते देखकर पंकज से बात की। 2 दिन के अंदर अशोक जी के हाथ में कुछ पेपर्स आए। वो पढ़ते ही हैरान रह गए और झट से पत्नी के पास गए। वो भी हैरान रह गई। ये तलाक के पेपर थे जो विशाली ने बनवाए थे। जब इसे पूछा गया तो उसने कहा वो आज ही हमेशा के लिए अपने घर जा रही है, क्योंकि जहाँ उसकी कोई कदर नहीं है। पंकज ने भी उसे बात करने से मना कर दिया और वैशाली धमकी देकर गई कि जायदाद में से पूरा हिस्सा लेगी। सब हैरान थे कि इतनी अच्छी बहू को अचानक क्या हो गया। उधर अब साक्षी को माँ को परेशानी होने लगी। साक्षी बुलाने पर भी नहीं आती थी। जो साक्षी भाभी के रहने पर माँ के पूरे दिन कान भरती थी और वही बैठी रहती थी, वो अब पूरा दिन घूमने में बिताती थी। खाना भी नौकर बनाने लगे थे। अशोक जी ने अपनी पत्नी से कहा, कितनी अच्छी बहू थी हमारी शीला। तुम अपनी बेटी को देखो जो तुम्हें ऐसे छोड़कर बाहर घूमने चली जाती है। माँ बाप का ख्याल ही नहीं है इसको। इसने तो अपनी सास के साथ भी यही किया होगा। अब साक्षी की माँ को सब समझ आ रहा था। इसने पंकज को बुलाया और कहा, बेटा विशाली को बुला लो, इससे माफ़ी मांग लो। तब पंकज ने कहा, माँ आपने हमेशा साक्षी का साथ दिया, आप अपनी बहू से माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो साक्षी को भी तो अपनी सास से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उसने विनोद से हुई सारी बातें माँ को बताई और कहा, माँ अब सही वक्त है, सही का साथ दीजिए, बेटी का घर टूटने से बचा लीजिए। माँ ने कहा, ठीक है साक्षी को बुलाओ। साक्षी आई तो उन्होंने समझाया, बेटा अपनी गलती मान लो और सास से माफ़ी मांगो। तुमने यहाँ अपनी माँ के बारे में ही ना सोचा, भाभी की बुराई करती रही और उसके जाने के बाद माँ की तरफ देखा तक नहीं। साक्षी इस बात से भड़क गई और उसने कहा, माँ सच तो ये है कि बाथरूम में मैंने विशाली के लिए तेल डाला था। अभी आपकी जगह वही बिस्तर पर होती, मेरे खिलाफ भैया और पापा को भड़का रही थी। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और आंखें फटी रह गई। माँ ने कहा, साक्षी शर्म कर, मुझे उसकी बुराई करती रही, उसके लिए खेल रचती रही और वो तेरा घर बनाने के लिए अपने घर चली गई। सबने मिलकर साक्षी को कहा। अशोक जी ने कहा, साक्षी अब भी समय है, जाकर अपना घर संभाल, मैं तुझे फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। साक्षी ये सुनकर सकते में आ गई। अपनी सारी पोल खुलते देख उसने अपना रंग बदल दिया और माफ़ी मांगने लगी। बोली, मम्मी मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो पंकज ने कहा, माफ़ी अपनी सास और जीजाजी से मांगो। इतने खेल रचने के बजाय अपने घर पर ध्यान देती तो तेरा घर स्वर्ग होता। तभी विशाली विनोद जी को लेकर आती दिखाई दी। विनोद ने साक्षी के पास आकर कहा, साक्षी थप्पड़ के लिए सॉरी, लेकिन अब घर चलो, घर सूना हो गया है। साक्षी विनोद के कदमों में गिरकर बोली, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने सबको परेशान किया, ना अच्छी बेटी बन पाई और ना ही अच्छी बहू। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, सब सही
हो चुका था, जिसके लिए विशाली ने कदम उठाया। उसकी सूझबूझ से 2 घर टूटने से बच गए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।